जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए देखेंगे मैथ्स का जो है पहला प्रश्न। कॉमन पेपर में जो आपका मैथ्स आता है, स्टार्ट करें ना। 55 नंबर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बोला गया एक वस्तु पर 15%, 12%, 2 क्रमागत छूट किसी, बोला गया है किस एक एकल छूट के बराबर है। बोला गया किस एक एकल छूट के बराबर है, सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। 2 क्रमिक छूट दिया गया है और किसी एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जब दिया जाता है, लगातार छूट जब दिया जाता है, तो इसकी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस में ए बी बटा में 100 होता है। ये याद रखोगे। क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100% होता है। ठीक है, तो आप बताओगे ए के जगह पे आप 15 का यूज करोगे और बी के जगह पे 12 का यूज करोगे। तो आप बताओगे ए प्लस बी, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो सर जी जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। माइनस में ये दोनों जब गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 15 गुना 12 अगर करते हैं तो 180 हो जाता है, 180 और बट्टा में 100 हो जाएगा और ये परसेंट लग जाएगा। यही अब 2 अंकों के बाद दशमलव डाल दीजिए तो 27 में से माइनस 1.80% को माइनस कर दिया जाए तो ये 2.0 ये होगा। अब 26 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 25.25% किसके बराबर होगा? 25.25% के बराबर होगा। क्या आंसर होगा? देखिए सही है या गलत है बच्चे? अरे हाँ या ना बताओगे? 25.25% के बराबर होगा, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, बोला गया एक कालीन है, कालीन कारपेट को बोला जाता है। ठीक है, एक कारपेट है जो आप अपने घर में बिछाते हैं, नीचे में जमीन पे, फर्श पे। बोला गया 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसका जो है चारों किनारे पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगता है। देखोगे सारा जो है मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, और यहीं से क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बढ़ता है। ये मीटर में है, ये मीटर में बॉर्डर की जो चौड़ाई दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चे 100 से भाग देकर एकदम जल्दबाजी में मतलब 0.3 मीटर हो जाएगा बॉर्डर की चौड़ाई। बोला गया इतना 0.3 मीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगता है। अब बोला गया 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्चा ज्ञात करें। एक बात बताओगे, देखिए ये कारपेट है और इस कारपेट में, ये कारपेट की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 1.2 मीटर है, और इसी के अंडर में बॉर्डर बनता है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे करके कलर रहता है, और ये बॉर्डर देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, यही बॉर्डर हो गया। और इसी बॉर्डर के अभी हम लंबाई चौड़ाई निकाले तो कितना है? तो 0.3 मीटर है। तो बच्चे टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ये आयत की तरह है। आयत की एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया। इसमें से माइनस करना है क्या? बॉर्डर का एरिया निकालना है, क्योंकि बॉर्डर का खर्च पूछा गया है कि बॉर्डर का खर्च क्या आएगा। तो मेरे प्यारे मित्र यहां से यहां तक चौड़ाई 5 है। एक बात बताओ, इधर से यहां 0.3 और 0.3 है, तो इधर से भी 0.3 और इधर से भी 0.3, तो 0.3 कितना हो जाएगा? 0.6। अगर 5 में से 0.6 घटा देंगे तो 4.4, जो कि अंदर की लंबाई आ जाएगा। 5 में से 0.6 घटा देंगे तो अंदर की लंबाई आ गया। और चौड़ाई देखो, इधर भी 0.3 चौड़ा है और इधर भी 0.3 है, तो 0.3 क्या हो जाएगा? 0.6। तो 1.2 में से 0.6 घटा देंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो अंदर आंतरिक जो होगा, बॉर्डर को छोड़कर क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई 4.4
4.4 गुना में 0.6, तो ये टोटल एरिया में से इसको घटा देंगे तो केवल बॉर्डर का एरिया निकल जाएगा। तो ये 12 पंचे 60 मतलब 6 हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होता है 26, 26 और 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ जाएगा। कितना? तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव। इसको अगर घटाते हैं तो आप बताओगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 9 में से 3 36 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 3.36 हो जाएगा। इतना एरिया बचा। तो 3.36 इतना मीटर एरिया है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया है हमारे पास। और 1 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आ रहा है? तो 1 मीटर प्रति मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, खर्चा आ रहा है 225 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है, तो खर्च कितना आएगा? इससे गुना कर देंगे, ये उड़ जाएगा, बट्टा में 100 होगा। 25 नंबर 225 होता है, 25 चौके 100, इसको काटेंगे 25, ये 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 4 चौके 16। अब बताओगे 84 गुना 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72, 72 और 3 75। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? 756 रुपया। सी नंबर आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब ये बताओगे किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपया है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दिन का औसत खर्च जो है, औसत आय जो है 180 रुपया है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? टोटल सप्ताह का योगफल कितना हो जाएगा? सर जी 0, 18 7 26 से 126 कितना हो जाएगा? तो 1260 रुपया हो जाएगा। बोला गया उसने सोमवार से शनिवार तक 115 रुपया, 212 रुपया, 170 रुपया, 165 रुपया, 185 और 225 रुपया कमाए, तो रविवार की उसकी आय कितना है? तो मेरे प्यारे मित्र ये सबको जोड़ दोगे, सोमवार से शनिवार तक जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जो आया टोटल 7 दिनों में से घटा देंगे। 6 दिन का जोड़ोगे तो 6 दिन का आप जोड़ो, सभी जोड़ो, कितना आ रहा है? ये सब जोड़ोगे तो 1072 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1072 आ रहा है। आप 5 दिन, ये 6 दिन का है क्योंकि सोमवार से शनिवार तक है। आप इसको घटा देंगे तो आ जाएगा संडे का आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल सप्ताह का है। टोटल सप्ताह का योगफल 1260 है और 6 दिन का आपका जो है 1072 है। घटा दिए तो 8 आया। और आप बताओगे यहां पे 15 में से 7 जाएगा तो ये भी 8 होगा, ये 188 रुपया आपके आ गया है आय किसका? तो रविवार में। ये बताओगे मेरे प्यारे मित्र, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो आप बताओगे स्क्वायर रूट अगर हटाओगे तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 9 होगा। 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। 9 गुना 27, 27 को लिख सकते 3 पे पावर 3, 27 होता है और इसका आया 9, तो 9 को लिख सकते 3 पे पावर 2। दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, पावर में 5 आएगा। कितना अंदर में 5 है? तो सॉरी, अंदर में कितना 3 है? तो 5 टाइम्स 3 है और ये 5 टाइम्स यहां दिया गया है, तो इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 5 और ये 5th रूट है। तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 3 आएगा। इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आया? तो 3 आया, तो 3 लिख दिया। आप जानते हैं ये क्यूब रूट 125 कितना होता है? 5 का होता है। 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और 4th रूट किसका? तो 256 का, तो क्या होगा? तो 4 गुना 4 करेंगे, 4 बार करेंगे तो 256 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 4 तिया 12, 7 पचे 35 और 4 पंचे 20, नीचे में 20 होगा। इसको जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 47/20। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। मेरे प्यारे मित्र समझोगे, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 हुआ तो ए का वेतन 50% अधिक मतलब 150 हुआ। तो बोला गया बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना कम है? तो कितना कम है? देखो ए के वेतन से कितना कम है? 50 कम है। किससे? तो ए के वेतन, तो ए का वेतन है कितना? 50, 150।
अरे ए का वेतन से बोला गया है बी का वेतन 100 है, ए के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है, तो 50 कम है, किससे, तो ए से। तो जिसमें से लगता है उसको नीचे लिखते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये कट जाएगा, ये कटेगा, 5 दिया 15। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 26 वर्ष में एक निश्चित साधारण ब्याज स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना हो जाती है 26 वर्षों में। इसका कहने का अर्थ हुआ कि अगर 1 रुपया रखोगे, 26 वर्ष का समय दोगे, तो कितना रुपया बन जाएगा, तो 3 रुपया बन जाएगा। अब कहना चाह रहा है क्या कि कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, मतलब ये 5 रुपया करना चाह रहा है। तो बताओगे 1 रुपया से 3 रुपया हुआ, तो आप बताओ ब्याज कितना कमाए, तो सर जी ब्याज 2 रुपया कमाए। तो 2 रुपया ब्याज कमाने में 26 वर्ष का समय लगा। 1 से 5 गुना हो गया, 5 रुपया हो गया, तो यहां ब्याज कितना कमाना चाह रहे, तो सर जी 4 कमाना चाह रहे, क्योंकि अमाउंट 5 है, मूलधन 1 है, तो 5 में से 1 घटाए तो कितना ब्याज कमाए, 4 रुपया कमाए। जी सर जी। तो देखो कि 2 रुपया कमाने के लिए 26 वर्ष का समय चाहिए, तो 4 रुपया कमाने के लिए कितना वर्ष का समय चाहिए, तो रुपया को अगर दुगना पैसा कमाओगे तो दुगना समय लगेगा। 2 से 4 हुआ, 2 दूनी 4, तो 26 दूनी 52, कितना वर्ष का समय लगेगा, 52 वर्ष का समय लगेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। बोर्ड पीडीएफ कहां मिलेगा सर जी, बोर्ड पीडीएफ आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे मिलता है बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखोगे, बोला किसी संख्या के 3/7, मान लीजिए वह संख्या x है और x के 3/7 के का मतलब गुना होता है 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 है, बराबर में 15 कर दिए। एक बात बताओ, 2 से ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 दूनी 10, 7 5 35, कितना हो जाएगा, 350। वह संख्या क्या होगा, तो सर जी 350 होगा, 350 हो जाएगा। लेकिन ये चीजें नहीं पूछा है, बोला गया उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा, तो 350 का आधा करोगे, इसकी आधा करो, 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10, 175 के बराबर होगा। आधा करेंगे तो 175 के बराबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मैथ्स की लास्ट प्रश्न है आपका। बोला गया एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में कार्य को पूरा किया। एक बात आप मुझे बताओगे, सबसे पहले बताओगे 15 दिनों तक काम हुआ तो कितना घंटा काम हुआ। 5 दिन में बोला गया है पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, तो 5 दिनों तक प्रतिदिन 4 घंटा, तो 5 दिनों में कितना काम किया, तो 20 घंटा काम किया। आगे बोला जाता है कि 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन, 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन मतलब 25 घंटा काम हुआ। बोला गया अंतिम 5 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटा, तो 6 पंचे 30 घंटा काम हुआ। टोटल कितना घंटा काम हुआ, इसको देखा जाए 15 दिनों में क्या घंटा काम हुआ, सर जी इसको अगर जोड़ रहे तो 5 हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, 75 घंटा काम हुआ। कितना घंटा, 5 हुआ, 75 घंटा। बोला है यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, कितना घंटा काम करता है, प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, आधा घंटा का वो लंच लेता है, तो 8 में से आधा घंटा घटा दोगे कितना हो जाएगा, 7.5 घंटा। तो 7.5 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल 75 काम है। अब बताओगे एक दिन में 7.5 घंटा काम होता है, कितना दिन समय लगेगा, इसको काटोगे तो 10 दिनों का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट बन गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सर अपना नाम बता दीजिए। अच्छा मेरा नाम मालूम नहीं है क्या,
चलिए, कोई दिक्कत है प्रश्नों में तो बताओगे। इस प्रश्न में कोई दिक्कत है? बोला गया 15 दिनों तक काम हुआ और पहला दिन प्रतिदिन 4 घंटा काम हो रहा था, वहां से 20 घंटा का काम हुआ है हमारा। फिर आगे बोला गया अगले 5 दिनों तक 5 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा था, 25 घंटा का काम हुआ है। फिर अंतिम दिन का जो 5 दिन है उसमें 6 घंटा प्रतिदिन हो रहा है, तो 6 पंचे 30, तो टोटल 72 घंटा का काम हुआ है। और एक दिन में हम काम करवाना चाह रहे हैं 7.5 घंटा, तो एक दिन में अगर 72 घंटा काम हुआ है, 72 घंटा का काम है, तो टोटल काम 72 घंटा का हो गया। और एक दिन में हम 7.5 घंटा काम करवाना चाह रहे हैं, तो कितना दिन का समय लगेगा? तो 75 में 7.5 से भाग दे दिए तो 10 दिनों का आ गया। आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए बउआ, कोई दिक्कत है तो बताओगे। अब बताएंगे, कोई समस्या है तो बताओगे। सर भी आ गए हैं, अब आपका क्लास जो है जीएस का लगेगा। बताइए, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो बताओ। गुड इवनिंग बउआ। किसी भी कोई प्रश्न में कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, फिर से उसको रिपीट कर देंगे। 1 से 2 मिनट का समय है, या कुछ क्वेश्चन पूछना है या कोई तरह की समस्या है तो वो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। 58 नंबर 58। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 58 है, एकदम लल्लू सवाल है ये। आप 58 में कह रहे हो दिक्कत है। कोई लैंग्वेज वाला प्रश्न रहता तो उसमें हम बता भी सकते थे, इसमें क्या दिक्कत है? इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 9 आया। अब यहाँ पे 3 गो 3 है और यहाँ पे 2 गो 2 गो 3 होगा, 3 2 5 गो हो जाएगा। और 5th रूट बोला गया तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब ये तो 49 का वर्गमूल आप नहीं जानते हो तो भारी दिक्कत है। एक बच्चे बोल रहे 54 वाले सर फिर से। ठीक है, देखते हैं। लैंग्वेज वाला प्रश्न रहेगा तो हम बताएंगे, अब विदाउट लैंग्वेज वाला रहेगा तो बड़ी मार मारेंगे हम। 54 मैथ का क्वेश्चन है। अरे कुछ लिख देना है सर, 54 बता दीजिए तो बोल दो 1 नंबर बता दीजिए सर। ये हड्डी वाला बताओ। हड्डी वाला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव सिर में 29 हड्डी होता है, इनमें से कौन सा? अब बताओ, ये हम बताए तुमको? ढाल है। आइए सर, लीजिए आप बताइए आप। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैथ के क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं जीएस की तरफ। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथ के बाद हम चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की ओर। अब ये 54 क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे पास है, जरा इसको देखिए। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, गंगा की सहायक नदी तो बहुत सारी है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है। रामगंगा है। रामगंगा जो है उत्तराखंड गढ़वाल से निकलती है, गढ़वाल क्षेत्र से। और ये कन्नौज है ना, कन्नौज यूपी में, ठीक ना, कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। निकट जो है ये गंगा में मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि तो सहायक नदी हो गई। ठीक है, काली नदी का भी संबंध किससे है? उत्तराखंड से भी है, उत्तराखंड से है, काली नदी निकलती है और ये भी जो है गंगा में आके आगे मिल जाती है कुछ ही दूर चलने के बाद। पेन गंगा में कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए ऑप्शन दिया है। ध्यान रखिएगा कि पेन गंगा का गंगा से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि पेन गंगा महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है, महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। महाराष्ट्र तो हमारी गंगा बहती नहीं है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है, तो पेन गंगा नहीं है, राम गंगा और काली। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? डी। ठीक है, डी हो गया, डी हो गया। ये रामगंगा, पेन गंगा, काली, सॉरी काली भी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, काली गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये उत्तराखंड में फ्लो करती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है।
हिमालय के डिवीजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें कौन सी गंगा की सहायक नदी निकली? तो रामगंगा। एक यहाँ पे ये जो है रामगंगा, ये सहायक नदी है। कुछ पॉइंट को यहाँ पे आप याद रखेंगे गंगा से संबंधित। गर्मी अधिक है तो दिमाग थोड़ा जो है ना काम करना बंद कर दिया है। पहली बात तो ये कि गंगा जो है ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरी पॉइंट ये कि इसकी जो लंबाई टोटल है 2525 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है लगभग। तीसरी बात यह है कि ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 जो राज्य हैं उन 5 राज्यों से ये गुजरती है। इसमें से आपके पास उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और अंत में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर के पास गंगा सागर जो है ये तीर्थ स्थान भी है हिंदू का बहुत बड़ा। यहाँ गंगा सागर के निकट ये मिल जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है, यही क्वेश्चन है ना। तो राम गंगा, पेन गंगा गंगा की सहायक नदी कब से हो गई? पेन गंगा भी तो गंगा की सहायक कब से? का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है निरंजन कुमार। 53 का नहीं मिल रहा है, 1 मिनट मैं नोट कर रहा हूं इसको। 53 उसमें चेक करवा दूंगा, ठीक है, चेक करवा दूंगा, ठीक, एक बार इसको देख लेंगे हम। तो इस तरह से नहीं, पेन गंगा नहीं होगा। पेन गंगा तो एक्चुअली महाराष्ट्र से बहने वाली नदी है ना, तो ये नहीं होगा इसमें से, ठीक है। 5 राज्यों से ये बहती है और ये कहां बनती है? गंगा सागर के निकट, ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है, ठीक है, गंगा सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो जैसे गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियों में से आएगी, इसकी सहायक नदी में से आएगी। अच्छा, एक इसमें से क्वेश्चन और भी हो सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर इसका होगा? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी होनी चाहिए? यमुना नदी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यमुना नदी होनी चाहिए, ठीक है, यमुना नदी। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिए, काली पर हमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, कि ये गंगा की सहायक नदी। राम गंगा तो 100% हो गया, तो ठीक है। अगर काली है तो आंसर डी होना चाहिए और काली नहीं है तो आंसर ए होना चाहिए। इसलिए मुझे इसका समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कल का क्लास में जब लूंगा ना इसी टाइम पे तो इसमें कंफर्म कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना, कि क्या इसका होना चाहिए, सो डी या ए, ठीक। ए तो कंफर्म है, काली पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो पेन गंगा पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। डी अगर आंसर दिया तो मैं एक बार काली को चेक कर लूंगा, ठीक है, सही से, काली नदी के बारे में, ठीक। यहां पर लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये आपके पास यमुना नदी आ गई, ठीक है, और 5 राज्यों से गुजरी है। अच्छा, बिहार में अगर पूछे कि गंगा की कितनी लंबाई है, गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है, कितना बहती है ये, कितने किलोमीटर? 445 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है 445 किलोमीटर जो है ये बहती है, 445 किलोमीटर बहती है। निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है ये पूछ रहा है बाबू, नहीं है ये नहीं पूछ रहा है, आशीष रंजन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चार 445 किलोमीटर। और बिहार में दक्षिण बिहार की ओर में बहने वाली जो नदी है सोन नदी, ये गंगा में मिलती है। कहां? ये गंगा में मिलती है पटना के निकट। पटना के निकट जो है ये सोन भी गंगा की एक सहायक नदी है, दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और ये पटना के निकट गंगा में मिलती है। बिहार में टोटल 445 किलोमीटर जो है गंगा की क्या है, लंबाई है या लेंथ है, ठीक है। तो 31 से आगे अब हम लोग
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हम कंफर्म जो है सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जो है इसका कंफर्म अगली क्लास में हो जाएगा। आप यहाँ इतना बस ध्यान रखना है कि राम गंगा तो कंफर्म है, काली पर थोड़ा सा डाउट। क्वेश्चन नंबर चलिए तो 32 पर चला जाए जरा। 32, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कह रहा है कि जो सेक्स रेशियो निकलता है, लिंगानुपात जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला वो एक्चुअली में पूछ रहा है कि कैसे निकाला जाता है। तो ये होता है प्रति 1000 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से निकलता है ये लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। ठीक, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। और अगर 2011 की जनसंख्या को अगर देखें तो इंडिया का अगर हम देखते हैं तो 943 निकल के आता है, 943। और किस राज्य का सबसे अधिक, तो केरल का सबसे अधिक है, जहां तक मुझे याद है 1084। आप लोग एक बार सही कहें इसको। और दूसरा केरल 1084। और सबसे कम अगर देखा जाए हरियाणा, केरल मैक्सिमम सबसे अधिक, और हरियाणा 879 सबसे कम। यह हरियाणा का होता है, ठीक है, हरियाणा का। तो इस तरह से प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, इसी को हम सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। यानी यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, सी का 1000, 32 का जो है, हाँ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। अच्छा, इसमें से सबसे कम हरियाणा का हो गया, केरल का सबसे अधिक हो गया। इसमें से एक पॉइंट और भी है, ये तो भारत का हो गया लिंग अनुपात नॉर्मल। एक शिशु लिंगानुपात भी होता है, बच्चों का शिशु लिंगानुपात। ये जो है भारत का 2011 की जनसंख्या के अनुसार 919 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 943 है, वो 919 है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और भी आता है। ये तो आपका हो गया लिंग अनुपात किसको कहते हैं, इसके आधार पे एक सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है, इसको मैं पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नाम इसका सुना होगा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, इसको कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, क्या फॉर्मूला इसका होता है, क्वेश्चन अगर आ जाए शिशु मृत्यु दर, तो इसका फॉर्मूला देखिए। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि प्रति 1000 बच्चे, 1000 होंगे, प्रति 1000 जन्म लिए बच्चों में एक वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या, ये एक्चुअली में जो है ये कहलाता है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में ये 42-47 सा घटा के इसको 27-28 पे लाया गया है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में सरकार का प्रयास है कि इसको और घटाया जाए। यानी जो बच्चा जन्म लेता है और 1 वर्ष तक जीवित नहीं रहा, उसके पहले ही मर गया, प्रति 1000 पर कितना मरा, 10, 20, 50, 40, जो भी भारत में लगभग 28-29 है। तो ये कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। ये वाला लाइन याद रखना हमेशा, तो क्वेश्चन यहां पर से जो है निकल जाएगा, ठीक। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने इंफॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। काली नदी अगर सहायक नदी है गंगा की, तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है, डी होगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की ओर। 33 की ओर, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य, देखिए बॉक्साइट, ये बात जो होती है, बॉक्साइट एक्चुअली में क्या होता है, एल्यूमिनियम का, क्या है ये, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, अयस्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओर्स कहते हैं, ठीक है। और बॉक्साइट जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है ओडिशा।
ओडिशा। दो यहां की जगह को याद रखेंगे, एक कालाहांडी और संबलपुर। ये दो जो क्षेत्र है ना, संबलपुर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं बॉक्साइट के उत्पादन के, जो ओडिशा में किया जाता है। यहां यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत जितने बॉक्साइट का उत्पादन करता है उसका आधे से अधिक भारत के कुल उत्पादन का, कुल या भारत में कुल उत्पादन का लगभग 50% अकेले कौन करता है? ओडिशा करता है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। 33 का करेक्ट आंसर आया ई, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ओडिशा जो है वो उत्पादन सबसे अधिक कर रहा है, किसका? बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क पे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, अयस्क एक्चुअली में क्या होता है। तो एक शब्द याद रखना है पहले, मिनरल्स, जिसको खनिज कहते हैं। ये कोई बना नहीं सकता, ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज होती है। पृथ्वी के निर्माण से लेके लंबे समय तक ये बनता रहा। ठीक है, और उसी मिनरल्स से हम जब किसी धातु या धातु को प्राप्त करते हैं इजीली और चीपली, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। यानी मिनरल्स से यदि धातु को आसानी से इजीली तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? अयस्क कहा जाएगा। अयस्क, ठीक है, अयस्क कहा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी अयस्क हैं वो सभी खनिज से ही आएंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे हो सकते हैं जहां से धातु को इजीली और चीपली, आसानी से और सिंपल तकनीक में कम खर्च में प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन बार बार आता है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, सभी अयस्क खनिज होंगे परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। अयस्क नहीं होंगे। ठीक है, अयस्क नहीं होंगे, ऐसा होता है। ZnS इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। किसका? ये जस्ता का अयस्क हो गया, इससे जस्ता की प्राप्ति होगी, जस्ता का अयस्क हो गया जिंक ब्लेंड। PbS इसको कहते हैं गैलेना, क्या? सीसा की प्राप्ति से होगी, सीसा का अयस्क हो गया, ये सीसा का क्या हो गया? अयस्क हो गया। ठीक है, उसके बाद HgS सिनेबार। मैं इस 3 अयस्क का नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका नाम बिल्कुल अलग अलग होता है ना तीनों का। और HgS ये क्या? ये पारा का अयस्क हो गया, यहां से पारा की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी अयस्क खनिज होंगे, सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। ठीक, क्या दिक्कत है देवेंद्र यादव? ऑनलाइन में सेट 78 दिखाता है सर, ऑनलाइन में 78 दिखाता है ना। किस चीज का 78 दिखाता है मेरे दोस्त? 78 किस चीज का दिखाता है? नहीं समझ में आया मुझे, एक बार फिर बताइए। वो रेगुलर कॉमन पेपर का दिखा रहा होगा 78, जो हम लोग PRT वाला करवाते हैं। ठीक है, उसका अलग कोड है और उसी के साथ क्वेश्चन वही होता है, कोडिंग अलग होती है। ये तो ठीक है, सैटरडे का 36 है, कल का 37 दिखाएगा। 34 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? पश्चिम तट की बात कह रहा है। देखिए, पश्चिम तट पर स्थित कौन सा? कांडला प्रमुख बंदरगाह एक है। यहां पे ध्यान दीजिए, पूर्वी तट की अगर बात की जाए, पूर्वी तट पर, तो यहां पे एक तो आपके पास आ गया पारादीप। कहां? ओडिशा में है, ये ओडिशा में है पारादीप। एक आ गया आपके पास जो हल्दिया लिखा हुआ है, कोलकाता हल्दिया। ठीक है, एक आ गया कोलकाता हल्दिया कहां? कोलकाता में ही है, इसमें तो पश्चिम बंगाल हो गया।
इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो समझ में आ ही गया, पश्चिम बंगाल हो गया। एक तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन, ये कहाँ, तमिलनाडु के तट पे है, तमिलनाडु में है ये सभी पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है, पूर्वी तट के। एक चेन्नई आप ले लीजिए, तमिलनाडु में ही चेन्नई है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चेन्नई जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है। जो आपका कोलकाता हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, इसको नदी बंदरगाह भी कहते हैं, नदी बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि नदी के साथ जोड़ के इसको जो है मुख्य रूप से विकसित किया गया हल्दिया को, ठीक है। तो यहाँ पे कोलकाता वाला नदी बंदरगाह, चेन्नई वाला कृत्रिम बंदरगाह के रूप में आएगा। अब अगर हम पश्चिमी तट पर चलें, पश्चिमी तट की बात करें, तो सबसे प्रमुख गुजरात में कौन, कांडला, जो अभी वहां पे आंसर आ रहा है, गुजरात में कांडला। ये कांडला जो बंदरगाह है ना, इसको ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार की वजह से बंदरगाह इसका विकास हुआ है, ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। फिर एक हो जाएगा मार्मुगो या गो, ये जो है गोवा का बंदरगाह है, गोवा का बंदरगाह है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आपके पास आ जाएगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, मार्मागो, ठीक है, मार्मागो कहो, मार्मुगो कहो, मार्मागो, ठीक है। ये जो है ये गोवा का, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया। और एक बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर और भी होगा, उसको मैं लिख रहा हूं कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि, ठीक है, ये केरल में। और ये जो कोच्चि है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, बंदरगाह है। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत के दो तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, इन दोनों तट में कहां पर संभावना है कि ज्यादा बंदरगाह आपको मिलेंगे, ज्यादा बंदरगाह मतलब प्राकृतिक बंदरगाह बनने की संभावना अधिक होगी, पूर्वी या पश्चिमी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पश्चिमी तट, हमेशा पश्चिमी। यहां पर जो बंदरगाह के लिए, बंदरगाह निर्माण के लिए, निर्माण की उचित दशा है, यहां पे उचित जो है वो दशा विद्यमान है, ठीक। और पूर्वी तट पर जो है डेल्टा है, तो डेल्टा की वजह से यहां पर समतल मैदान है, बंदरगाह की संभावना कम होती है। कटा फटा है तो यहां पे बंदरगाह ज्यादा, क्यों? क्योंकि पश्चिमी तट पर जो नदियां होती है, अरब सागर में जो गिरती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो पूर्वी तट की नदियां होती है ना, पूर्वी तट की डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहां पे संभावना कम बनेगी और पश्चिमी तट पे संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। यह भी एक कंसेप्चुअल बात है। क्या आप लोग लिख रहे हैं जी? 9, 10 का भी है ये सेट सर? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं संतोष जी, 9, 10 का भी है ये सबके लिए, हाँ बिल्कुल, ये सबके लिए है, कॉमन पेपर ही, हाँ सबके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम लोग आते हैं 30। तो क्या याद रखिएगा? कांडला ज्वारीय बंदरगाह, और कोच्चि क्या? प्राकृतिक बंदरगाह। चेन्नई के बारे में क्या याद रखना है? कृत्रिम बंदरगाह। 3 चीज तो याद रखना ही रखना है। और कोलकाता हल्दिया वाला क्या? नदी बंदरगाह, ठीक है। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? बिहार के उत्तर पश्चिम की बात कह रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला इलाका। अगर आपने मैप देखा होगा तो ये इलाका जो है आपका, इसमें डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, चंपारण, और वो नेपाल से पूरा जुड़ जाता है। और यहाँ पे हिमालय का रेंज आता है, हिमालय का। अब बात को समझिए, बिहार से जो पश्चिमी चंपारण का डिस्ट्रिक्ट जो है, वो जो हिमालय से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी चंपारण प्लस में अगर हिमालय में लिखूं समझाने के लिए कि जुड़ा हुआ है, तो हिमालय का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है? ये हिस्सा शिवालिक है। कौन सा? शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी जिसका निर्माण जो है प्लायोसीन काल में हुआ, प्लायोसीन काल में हुआ, ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये कि शिवालिक श्रेणी को अगर हम डिवाइड करें बिहार के हिसाब से, तो हमारे पास लगभग 3 क्षेत्र बनते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट है, 3 बनते हैं। उसमें से एक है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी,
सोमेश्वर श्रेणी, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है ये 874 मीटर का है और इसको हम सोमेश्वर किला के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको नाम देते हैं सोमेश्वर किला, सोमेश्वर किला, ठीक है। एक तो ये हो गया सोमेश्वर किला, ठीक। दूसरा हरहा दून घाटी, दून घाटी, ठीक है, ये हो गया हरहा दून। ये जो है सोमेश्वर श्रेणी के बाद सोमेश्वर श्रेणी के बाद का है। तीसरा जो है वो है रामनगर दून, रामनगर दून श्रेणी। तीन तरह की श्रेणी हो गए। रामनगर दून श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है ये संतपुर कहलाती है, संतपुर, संतपुर, ठीक है। तो हरहा दून कहां है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून श्रेणी के बीच में हरहा श्रेणी है। तो मेरे कहने का मतलब मैं बताना क्या चाह रहा था कि जो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग है वो शिवालिक से घिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। सबसे निचला होता है ये बाह्य हिमालय, इसको कहते हैं। कौन सा? बाह्य हिमालय कहते हैं। और अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इस शिवालिक के तीन हिस्से बनते हैं। एक सोमेश्वर श्रेणी 874 मीटर का, हरहा दून घाटी और रामनगर दून श्रेणी। रामनगर दून श्रेणी सबसे दक्षिण का है, सोमेश्वर सबसे उत्तर का है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ का विभाजन ऐसे होगा ना, इस तरह से। तो नॉर्थ में ये, साउथ में ये, नीचे आते जाएंगे चंपारण की ओर। तो रामनगर दून दक्षिण की तरफ आ गया, दक्षिण की तरफ आ गया, और ये जो है उत्तर की तरफ था, ठीक है, उत्तर में। सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंचा 874 मीटर का सोमेश्वर किला, हरहा दून दोनों के बीच में होती है। 3 पॉइंट है, तीनों में केवल एक ही लिखा है, क्या? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तो करेक्ट आंसर क्या निकला? 35 का ए। 35 का करेक्ट आंसर जो है वो निकला यहाँ पे क्या? ए, ए, ठीक है। तो भू आकृति जो है वो किससे घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से है। कैमूर का पठार जो है ये कहां? ये दक्षिण बिहार में आएगा। कैमूर का पठार जो है ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा? दक्षिण बिहार में आएगा, ठीक है, कैमूर का पठार। तो 35 का करेक्ट आंसर आपके पास ए निकला। ए जो है करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला एक्चुअली में कहां स्थित है? शेड्यूल में होता है क्यों नहीं ये सब? भाई ये कॉमन पेपर है, ये सबके लिए है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सबके लिए होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि दोनों का कोडिंग डलवा दिया जाए उसमें, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला का आंसर आ चुका है 36 का। नीरज कुमार का बहुत बढ़िया, गुलमर्ग में है। गुलमर्ग में जो है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, जहां पर इससे संबंधित रिसर्च होता है। अक्षांश के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर 2-3 पॉइंट में क्लियर कर दूं कि अक्षांश जो होती है ये 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, इसको इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भूमध्य रेखा उच्च अक्षांश, एक तो ये हो गया। उसके बाद कुल जो अक्षांश है आपके पास, कुल अक्षांश की संख्या अगर आप देखें तो 181, बार बार मैं कहता हूं 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में एक ये, तो 181। लेकिन अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश को बिंदु मान लिया जाए, बिंदु माना जाए, क्योंकि वो छोटा होते होते पॉइंट के रूप में अक्षांश रेखा खींच चुकी है। बिंदु अगर मान लिया जाए तो कुल अक्षांश की संख्या 2 घट जाएगा। कुल अक्षांश जो है वो हो जाएगा 179, ठीक है। 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश एकमात्र अक्षांश रेखा है, एकमात्र अक्षांश रेखा है
जो अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और सारी अक्षांश रेखा दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। 36 का करेक्ट आंसर क्या, सी। 36 का करेक्ट आंसर सी। राम सिंह राजपूत भैया सेट ही मार रहे हैं आप लाइव। कोई बात नहीं, आप लाइव मत देखिए, आप बाद में देख लीजिएगा, पहले सेट मार लीजिए, क्वेश्चन सही कर लीजिए। एक्चुअली में क्या बोलूं इसमें, सेट आपका खत्म 5:30 बजे शुरू कर दिया जाता है, 5 बजे शुरू किया गया है। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखा जाएगा इसकी सेट के समय पे ना हो लाइव। ये भी बात सही है आपकी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है? ये एक्चुअली पिट्टी द्वीप है, ठीक है। पिट्टी द्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है। यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, निर्जन है, लेकिन वहां पे एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। लक्षद्वीप एक पड़वाल द्वीप है, पड़वाल द्वीप है, पड़वाल द्वीप है, और ये आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। भारत का एक पड़वाल द्वीप है, ठीक है, पिट्टी द्वीप। तो यहीं पर जो है एक निर्जन पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर हम देखें तो 3.87%, ठीक है, ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए ही रिजर्व है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए है, ठीक है। 3.87 हो चुका है। संख्या कितनी है पक्षी अभ्यारण्य की, उस हिसाब से देखें तो लगभग 573, ठीक है। हालांकि करंट में आपको वॉच करते रहना होगा, क्योंकि ये बढ़ते रहता है। सरकारें अलग अलग क्षेत्रों को इस प्रकार से पक्षी अभ्यारण्य बनाती रहती है। तो एक विशेष जीव को बचाने के लिए अगर कोई क्षेत्र को सरकार ने रिजर्व किया तो वो पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। आगे, विशेष जीव नहीं, किसी एक निश्चित क्षेत्र को सरकार ने अगर रिजर्व किया जिसमें कई प्रकार के जीव होते हैं, किसी एक निश्चित क्षेत्र को मानवीय हस्तक्षेप से वर्जित करते हुए, यानी रोकते हुए, मानवीय हस्तक्षेप से वर्जित करते हुए संरक्षित करना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेशनल पार्क। दोनों पॉइंट मैंने उसमें डाल दिया, राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर हम देखें तो लगभग 1.35% कंटेन करता है, ठीक है। नेशनल पार्क की संख्या अभी वर्तमान में 106 है, ये भी घटते बढ़ते रहती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क में मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा बिना सरकारी अनुमति के, और किसी एक निश्चित क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। उसमें जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं सबका संरक्षण होता है। अभ्यारण्य में किसी एक जीव के संरक्षण को फोकस करने के लिए बनाया जाता है। भारत का पहला नेशनल जो पार्क था फर्स्ट, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी उसका नाम क्या है, अभी उसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक। तो करेक्ट आंसर 37 का क्या निकला, ए निकला, ठीक है, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कामत, नामचा, बड़वा, गुड़ल, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? समझ में आ रहा होगा। जब आप हिमालय के डिवीजन को देखेंगे तो एक हिमाद्री होता है जिसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय। ये वो क्षेत्र है हिमालय का जिसकी एवरेज हाइट जो है, हाइट ये 6000 मीटर होती है, पहली बात ये। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम बोले तो ऊंचाई की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है। चौड़ाई जो है ये 120 से 190 किलोमीटर की होती है, ठीक। और ये जो हिमाद्री है इसका निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ, ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इतनी बात हिमाद्री की है। सारे जितने भी सर्वोच्च चोटी हैं, आप एवरेस्ट की बात कीजिए, आप कंचनजंगा की बात कीजिए, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा, बड़वा, कामेत, ठीक है, ये सभी इसी के हिस्से होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय की पर्वत चोटी। करेक्ट आंसर बी,
हिमालय की पर्वत चोटी, ठीक है, पर्वत चोटी, हिमालय की पर्वतीय चोटी जो है, ठीक है, इसको वेद में प्राचीन काल में इसको मूजवंत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मूजवंत कहा गया है इसको, ठीक। तो करेक्ट आंसर 38 का क्या निकल के आया? बी निकल के आया। करेक्ट आंसर जो है बी आया। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे, दीफू दर्रा कहां स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में दीफू के साथ साथ बोमिडला भी है, बोमिडला, बोमिडला, ठीक है, बोमिडला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी की अगर हम बात करें, पीर पंजाल श्रेणी, तो ये हिमाचल श्रेणी में स्थित है। हिमाचल श्रेणी, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी जो है 3700 से 4400 मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई है 4400 मीटर, ठीक है, हिमाचल श्रेणी का। और इसका निर्माण जो है प्लायोसीन काल में हुआ था, प्लायोसीन काल में हुआ था, ठीक। इसी का हिस्सा है कौन? पीर पंजाल। तो हिमाचल श्रेणी का हिस्सा ही होता है पीर पंजाल, पीर पंजाल, महाभारत श्रेणी, धौलाधर, धौलाधर, नागटिब्बा, नागटिब्बा, ये सारे जो हैं, मसूरी, ये सब किसके हिस्से? ये सब हिमाचल श्रेणी के हिस्से होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है? पीर पंजाल श्रेणी में, इस हिमाचल श्रेणी में जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान जो होते हैं, ये तो सारा मैंने पहाड़ पर्वत बता दिया। घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग नाम सुना होगा आपने। और उत्तराखंड की बात करें तो उसमें प्यार या बुग्याल के नाम से उसको जानते हैं। कौन? जो घास के मैदान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आपके पास निकल के आया, क्या आया? दीफू दर्रा कहां? अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहां? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर भी आया। 40 पे आइए, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था कालपी में। कालपी को याद रखिएगा, ठीक है। कालपी में कुछ ही दूर था ये, झांसी से आगे बढ़ी थी लड़ते लड़ते। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। वहां पर कौन था अंग्रेज अधिकारी? ह्यूरोज, ह्यूरोज था। और इसी ह्यूरोज का स्टेटमेंट था, ठीक है, कि सभी सैनिकों में वो अकेली मर्द थी, में वो अकेली मर्द थी। ये स्टेटमेंट दिया था उसने, जो उस समय वहां गया था उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कालपी हुआ। ये रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है, इसका संबंध 1857 के विद्रोह से है, 1857 के विद्रोह से है, जिसके बारे में सरकारी दस्तावेज लिखने वाला, सरकारी इतिहासकार जो हैं इस विद्रोह के, वो S.N. सेन हैं। S.N. सेन जो हैं वो इसके सरकारी इतिहासकार हैं, ठीक है। ये विद्रोह जो है मुख्य रूप से 10 मई को मेरठ से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है और आगे चल के ये कई क्षेत्रों में फैल जाता है, ठीक है। इसमें जो 1857 के युद्ध में अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे एक तो जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह थे, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ ध्यान रखिए कि बिहार में जितने भी लीडर थे, ठीक है, उन सब में प्रमुख कुंवर सिंह ही थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अलग किसी का नाम नहीं आएगा। और इसे अगर देखा जाए तो पटना में भी विद्रोह हुआ और पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया। हालांकि बाद में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है, बिहार में। लेकिन मुख्य रूप भूमिका निभाने वाले यहाँ पे कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, जिन्होंने बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें से इस 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सीधा सीधा इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, तो आंसर होगा अहमदुल्ला। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अहमदुल्ला पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था, ये अपने आप में क्वेश्चन है। और दूसरा, अंग्रेजों ने भी 50,000 का इनाम रखा था।
अंग्रेजों ने भी 50,000 का इनाम रखा था, ठीक है, का इनाम रखा था, इनाम रखा था, ठीक है। इस तरह से आप अगर देखें तो इसमें दो लीडर ऐसे थे इस आंदोलन के, इसमें से एक नाना साहब और दूसरा बेगम हजरत महल जो लखनऊ से प्रतिनिधित्व कर रही थी। हजरत महल ये 1857 के विद्रोह के लगभग समाप्ति के बाद ये लोग भारत को छोड़ के अपनी जान बचाते हुए नेपाल चले गए थे। अधिकांश लोग या तो शहीद हुए या फिर वो पकड़ लिए गए। और सबसे अंतिम बात ये कि प्रथम शहीद कौन था इस 1857 का प्रथम शहीद, तो करेक्ट आंसर यहां से निकल के आएगा प्रथम शहीद मंगल पांडे को प्रथम शहीद कहा जाता है, ठीक। 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो निकल के आया बी। 40 का करेक्ट आंसर बी, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41। सूची को मिला लीजिए। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया, डी। और महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इनके द्वारा 1867, किसी सोर्स में 1870 भी मिलता है, लेकिन जनरली 1867 इसमें इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा भी इनकी एक महत्वपूर्ण संस्था थी, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय, यानी इसका करेक्ट आंसर ए आएगा 1828 में, ठीक है। 1828 ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज आगे जाके बंटा दो भागों में, तो वहां भारत का ब्रह्मा समाज या भारत की जगह अगर आदि लिखा हो, आदि मतलब अदरक नहीं है, आदि ब्रह्मा समाज की बात अगर आ जाए तो ये आ जाएंगे केशव चंद्र सेन, सी, केशव चंद्र सेन। फिर आदि ब्रह्मा समाज में विभाजन हुआ और ये दोनों आपस में लड़ गए, तो आनंद मोहन बोस ने अपनी एक अलग संस्था बना ली और नाम दिया साधारण ब्रह्मा समाज, तो ये हो गया बी, ठीक है। ये संभवतः 1866 का था करेक्ट, और ये 1878, ऐसे करके लड़ाई होती रही। और ब्रह्मा समाज जो है इनकी स्थापना राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। ये सारे लोग ब्रह्मा समाज में बाद में शामिल हुए थे, ठीक। तो करेक्ट आंसर DACB, करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, सी निकल के आया। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी संस्था इसी से निकली हुई है, इसी के विभाजन से निकली हुई है, ठीक है, ब्रह्मा समाज की। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकल के क्या आ गया, ये आ गया। और MG रानाडे के द्वारा ये, ठीक। जो राजा राम मोहन राय है, इनके द्वारा राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन करवाया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और 1925 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कहां, कलकत्ता, आज का कोलकाता। करेक्ट आंसर 41 का क्या निकला, सी। 41 का करेक्ट आंसर निकला सी। उसके बाद अब यहां पे एक एडवर्टीजमेंट है कि मैथ्स सेशन 5 20 सेट है, 40 क्वेश्चन पर सेट है, 99 रुपये का है ये, ठीक। ये क्लास से 1 to 5th के लिए, 6 to 8th के लिए, 9 to 10th के लिए, ठीक ना। मैथ का प्रैक्टिस सेट है, ये 20 सेट है, 40 क्वेश्चन है पर सेट में। और इधर जो है 6 से 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए कॉमन पेपर का सेशन ये है। टोटल 20 सेट है, 40 क्वेश्चन एक सेट में है, ये भी 99 का है। ये प्रैक्टिस के रूप में है, ठीक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बड़ी अच्छी चीज होती है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त संगठन का चयन कीजिए। क्रांतिकारी, एक तो अभिनव भारत 1904, किसके द्वारा, BD सावरकर के द्वारा। BD सावरकर क्रांतिकारी संगठन था, वो तो अपने आप क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति जो है
इसकी स्थापना लगभग 1907 में हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, सबसे पहली बार कलकत्ता में। और ये जो है बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा की गई थी, दत्त के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। और इन्होंने, या ये कहें कि अनुशीलन समिति जो है, इसकी एक पत्रिका भी थी युगांतर, ये भी क्रांतिकारी पत्रिका के नाम से जानी जाती है, ठीक। न्यू नेशनल पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन का किसी से संबंध नहीं था ये क्रांतिकारी गतिविधि से। ये दोनों जो इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये दोनों जो संस्था थी, ये राजनीतिक संस्था थी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो मात्र दो ही है, फर्स्ट और सेकंड, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। ये दोनों संस्था थी। अनुशीलन समिति के बारे में यह ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी विचारों को भारत में फैलाने का सबसे अधिक श्रेय अनुशीलन समिति को ही जाता है। इसकी एक शाखा यानी ब्रांच पटना में सचिंद्रनाथ 1913 सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनकी एक फेमस पुस्तक भी थी। पुस्तक का नाम था बंदी जीवन पुस्तक सचिंद्रनाथ सान्याल की थी। पटना में इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में, विचार को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाती है, ये ध्यान रखिएगा। दो लोग इसके महत्वपूर्ण थे, युगांतर इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पत्रिका था, ठीक। तो 42 का करेक्ट आंसर निकला फर्स्ट एंड सेकंड। गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। प्रियंका भारती, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 43 पे। किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? यह कहा गया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो वही गलत है, और हिंदू कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, ये और गलत है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकाली थी। अल हिलाल किनकी पत्रिका थी? तो ये अबुल कलाम आजाद की काफी पॉपुलर पत्रिका हुई थी, ठीक है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले यही थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तीसरी बात ये, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे उस समय, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष का पद इन्होंने सुशोभित किया। कब से कब तक? तो 1940 से लेके 45 तक लगभग, ठीक है, 45। 1946 में जो है वो बन गए थे जेबी कृपलानी, ठीक। और ये नवंबर 47 तक रहे, नवंबर 1947 तक। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, यानी स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो 40 से 45 इनका कार्यकाल होता है। और जो 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, 53वां, ये रामगढ़ में हुआ था। आज तो रामगढ़ झारखंड में है, उस समय बिहार में था। तो 53वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आजाद के पास थी। 40 लिख दिया तो अध्यक्षता तो थी अबुल कलाम आजाद के पास। इस रामगढ़ अधिवेशन में क्या था कि गांधी जी ने शिवनारायण सिंह एक नेता थे, शिवनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का सम्मान दिया था। छोटा नागपुर केसरी का सम्मान दिया था। तो क्षेत्रीय बात है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कभी दिमाग में रखना है बस, और कोई बात नहीं। तो 43 का करेक्ट आंसर हो गया बी। करेक्ट आंसर 43 का हो गया बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे, संत बन गए थे जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय।
जो कि पहले क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन के बारे में तो आप वैसे बहुत कुछ जान रहे हैं, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं इसमें से कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना 1897 में की थी, 1893 में की थी। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन है, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे, ठीक है। विवेकानंद इनको सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, आध्यात्मिक पिता कहा है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और नव हिंदू पुनर्जागरण के ये दूत भी कहलाते हैं। तो दो चीज कहे जाते हैं ये, बोस के द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता और नव हिंदू पुनर्जागरण के दूत के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है, दूत के रूप में जाना जाता है। प्रबुद्ध भारत नाम का इन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था, बुक भी लिखा था, प्रबुद्ध भारत, और एक तत्वबोधिन, दो प्रकार की पुस्तक इनकी है। प्रबुद्ध भारत तो खैर इंग्लिश में है, और तत्वबोधन रीजनिंग बांग्ला में है, रीजनल लैंग्वेज में है, बांग्ला में है, ठीक है। ये शिकागो सम्मेलन में भाग भी लेने गए थे 1893 में। 44 का करेक्ट आंसर यहां पर सी आया। एक क्रांतिकारी जो अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन में चला गया, जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब था? कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव आया 31 दिसंबर 1929 को। तो करेक्ट आंसर 1 का बी हो गया। पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1931 को, 30 को। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए आ गया। 26 जनवरी 1930 को, तभी से 26 जनवरी महत्वपूर्ण हो गया, ठीक। और ये जो सारा काम हो रहा है, ये दोनों काम ये कब हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। और ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इसके आपके अध्यक्ष जो थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, तो करेक्ट आंसर डी है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये जुलाई 1931, यानी करेक्ट आंसर यहां पे इसका सी है। तो कुल मिला के हमारे पास BADC आया, BADC। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929, बी। पूर्ण स्वराज दिवस सेकंड का ए। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो BADC कोई ऑप्शन ही नहीं है, BAD है, इसको ही लिखा है, इसको सही कीजिए यहां पे, और इसको सी लिखिए। सी ये गलत है, ही नहीं है, ठीक है, ई तो कोई है ही। अच्छा, ठीक, ये एक्चुअली में ई ही होगा, क्योंकि जुलाई 1931 और सितंबर 1931, करेक्ट, यहाँ पे ई है। करेक्ट आंसर जो है ये क्या निकला यहाँ पे? ई। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकल के आया? BADE। सितंबर 1931 जो है ये गोलमेज सम्मेलन का है। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गोलमेज सम्मेलन, ये फर्स्ट जो है ये 1930, सेकेंड जो है 1931, 32 भी, लेकिन 31, और तीसरा जो है ये 1932। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे वाले में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस और कौन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे।
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लेने के लिए। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एक जो व्यक्ति थे वो थे तीनों में भाग लेने वाले तो ये थे B.R. अम्बेडकर, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। ठीक है, तो 45 का बी करेक्ट आंसर है बी। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया उसके बाद 46 ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में कौन से विधेयक पारित किए गए थे? हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक। ये किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है ये किया गया था। सती प्रथा की समाप्ति नहीं की गई थी, 2 नहीं होगा। सती प्रथा जो है इसको तो 1829 यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में इसको किया गया था। ठीक है, विलियम बेंटिंक जो है विलियम बेंटिंक के शासनकाल में किसके सहयोग से किया गया? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में ही सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये 1856 की बात पूछ रहा हूं, उससे बहुत आगे, तो ये तो था नहीं, ये नहीं होगा। तो रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट ये पास किया गया था 1856 में ही, और जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट ये भी पास किया गया था 1856 में। तो करेक्ट आंसर निकला। कौन सा नहीं किया गया? तो 2। कौन सा किया गया ये पूछ रहा है, तो कौन सा किया गया में 1, 3, 4 यानी करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला। 1, 3 और 4 ये दोनों किए गए थे। सेकेंड वाला जो है सती प्रथा समाप्ति ये नहीं किया गया था। ठीक, तो ये किया गया था विलियम बेंटिंक के टाइम पे, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को अंत किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 46 का क्या निकला? सी निकला। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 47 अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, राशि होती है, भौतिक राशि जिसको कहते हैं, भौतिक राशि जितनी भी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। यानी ये जो है ये वेक्टर है और ये जो है स्केलर है, ये एक्चुअली में कहते हैं। इसमें क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जिसको कहते हैं, बस। ठीक, इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है हिंदी में, यानी वैल्यू होगी। उसके साथ साथ डायरेक्शन होगा, दिशा होगी और तीसरा इसे वेक्टर लॉ से जोड़ा जाएगा। वेक्टर के नियम से इसको जोड़ने की व्यवस्था होती है। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाए तब हम उसको सदिश कहते हैं, नहीं हो तो उसको अदिश कहते हैं। अब अदिश के तहत अगर आप देखें अदिश राशि में, तो आपके पास क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, फ्लक्स, ये सभी चीजें जो है, विद्युत धारा, दाब, ये सभी अदिश में आती है। ठीक, ये सभी क्या है? अदिश है। सदिश में अगर देखा जाए, सदिश में तो जैसे विस्थापन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, बल, टॉर्क जिसको कहते हैं, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जिसको कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र, ये सभी वेक्टर की कैटेगरी में आती है। बिना दिशा के काम इसमें नहीं चलता है। अब जरा क्वेश्चन को देखें, कौन सा कथन सत्य है इसमें से?
अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता। द वैल्यू ऑफ द स्केलर अमाउंट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ये तो बात सही है, क्या दिक्कत है? ये सही है। द स्केलर सम इज नेवर नेगेटिव, ये तो फालतू बात है, नेगेटिव हो सकता है स्केलर, ठीक है। स्केफोल्ड्स आर एमॉर्फस, क्या इंग्लिश। अदिश राशि बीमाहीन होती है। अच्छा, डायमेंशन इसका नहीं होता, ये भी गलत है। जितने भी अदिश राशि हैं सबका डायमेंशन निकलेगा, ये पॉइंट भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही है? मात्र एक सही है। ये कह रहा है कि अदिश राशि का मान अक्ष के सापेक्ष नहीं होगा। अदिश राशि के मान का अक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ये एक तार है और इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे भी तार को रखेंगे एक्स एक्सिस वाई जेड, आई 3 एम्पियर ही फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है अदिश राशि हुई, इसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं होता है। बात बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट गलत हैं। अदिश राशि ऋणात्मक हो सकती है, जैसे तापमान नेगेटिव होता है, तापमान अदिश राशि है। इसका बीमा नहीं, सबका बीमा होता है, ठीक है, बीमा होता है, बीमीय फॉर्मूला होते हैं सबके। तो ये गलत है, ए केवल सही है। 47 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए। 47 का करेक्ट जो आंसर है वो ए आ गया। 48 की तरफ बढ़े। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो क्या होगा? तो होगा ये, देखिए, लोहे की गेंद अगर पारद या मरकरी में गिराई जाएगी तो मरकरी का घनत्व जो होता है, घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है, लोहे के घनत्व से अधिक होता है। तो हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि अधिक घनत्व वाली चीज हमेशा नीचे रहेगी, यानी मरकरी जो है, मरकरी ये नीचे रहेगा, और इस पर कम घनत्व वाली जो चीजें होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी। इसका मतलब वो लोहे का जो गेंद है वो एक्चुअली में मरकरी में नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो उसी के ऊपर तैरता रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि पारे की सतह पर तैरेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि घनत्व इसका क्या होता है? वो कम होता है। किससे? मरकरी से। यहाँ एक चीज लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो इस तरह से कि जो मरकरी है, मरकरी ये बर्तन के दीवारों को नहीं भिगोती है, नहीं भिगोती है। मतलब जिसमें रखी होती है ग्लास में, बर्तन में, वो बिल्कुल सूखा रहेगा अगर उसको निकाल के मरकरी को देखा जाए। नहीं भिगोती है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स, इसको कहते हैं ससंजक बल। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स का जो मान होता है, मान एडहेसिव फोर्स से अधिक होता है। एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल से अधिक होता है, आसंजक बल से अधिक होता है। इसीलिए मरकरी जो है वो बर्तन को नहीं भिगोती। और इसका उल्टा हो जाएगा, पानी कैसे बर्तन को भिगोती है? तो पानी में कोहेसिव फोर्स का जो मान है वो एडहेसिव फोर्स से कम हो जाता है। ये पूरी लाइन में अगर यहां पे अधिक के जगह हम कम लिख देंगे तब क्या आंसर बन जाएगा कि पानी बर्तन को भिगोती है। क्यों भिगोती है? तो उसका आंसर निकल के आ गया। पूरी लाइन आप पढ़ लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है निकल के आपके पास आ रहा है बी। और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, कोहेसिव वाला और यहां पे एडहेसिव वाला, ठीक। केवल अधिक में कम कर देंगे तो पानी बर्तन को भिगोएगी, कम की जगह अधिक शब्द कर देंगे तो पूरा लाइन वही रहेगा। और मरकरी बर्तन के दीवार को नहीं भिगोती है। आप टेस्ट करके देख लीजिए, पारे को किसी ग्लास में डालिए, फिर उस पारे को निकाल दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें पारा था, बिल्कुल सूखा रहेगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो याद रखना है सीधे 1/v + 1/u को 1/f। प्लस वाला किसका होता है? दर्पण फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है, ठीक है, दर्पण सूत्र होता है। 1/v - 1/u ये किसका होता है? लेंस का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया? बी। करेक्ट आंसर यहां पे क्या निकला? बी, लेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है f = r/2, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच जो है रिलेशन f = r/2 होता है, ठीक है।
दर्पण से संबंधित। तो 49 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? बी निकला। 49 का करेक्ट आंसर निकला बी। आइए 50 पे, ओमेगा 3 किसका वर्ग है? ओमेगा 3 की बात कर रहा है। ओमेगा 3 एक्चुअली में एक फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, फैटी एसिड। ठीक है, आप ये पढ़ते होंगे कि जब फैट जो हमारे शरीर का होता है उसको एक एंजाइम लाइपेज जो होता है, लाइपेज, ये इसको ब्रेक करता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में इसको डिवाइड करता है। तो फैट जो है अंततः टूटने के बाद जो कुछ देगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देगा। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा 3 जो है एक्चुअली में ये फैटी एसिड का ही उदाहरण है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का उदाहरण है। कहां आपको मिलेगा? फिश ऑयल, मछली का तेल है, इसमें प्रचुर मात्रा मिलता है ओमेगा 3। सी फूड, जितने भी आपके समुद्री खाने हैं उसमें मिलता है, और नहीं तो सबसे आसान अलसी में मिलता है। अलसी जिसको हम लोग अपने जगह पे तीसी भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या? ओमेगा 3। और मुख्य रूप से ये ब्रेन को, यानी मेमोरी पावर जो होता है, ऐसे बहुत काम करता है। मेमोरी पावर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या? ओमेगा 3। ठीक, तो ये क्या है? एक फैटी एसिड है। ओमेगा 3 किसका वर्ग है? फैटी एसिड, अम्लवसीय अम्ल जिसको कहते हैं, वैसिक एसिड नहीं, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता कहां से आया था? दो इक्वेशन से आया था। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, तार की लंबाई के समानुपाती, तार जितना लंबा प्रतिरोध उतना ज्यादा, और जो रेजिस्टेंस होगा किसी तार में वो उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। तार जो होता है वो एक सिलेंडर के रूप में होता है, तो उसमें ये वाला जो एरिया है इसके व्युत्क्रमानुपाती। एरिया जितना बढ़ेगा यानी तार जितना मोटा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। तार जितना पतला होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मोटा तार, कम रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है जब, तब बनता है L/A। इसमें से इसको हटा देते हैं तब हमारे पास जो चीज आती है ये एक्चुअली में कहलाती है प्रतिरोधकता। यही रॉ, इसको रॉ पढ़ते हैं, और ये होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट जो होती है इसकी वो होती है ओम मीटर। ओम मीटर। ओम किसकी यूनिट है? इसको ओम बोलते हैं। ओम यूनिट है किसका? प्रतिरोध का है, रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि इसमें कम से कम करंट फ्लो करे, उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें? जो सबसे बेहतरीन चालक, सिल्वर। सिल्वर जो है ये विद्युत धारा का, विद्युत का सबसे उत्तम चालक है, उत्तम चालक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, प्रतिरोधकता न्यूनतम होगी, न्यूनतम। तो ये क्या कह रहा है? धातुओं की विद्युत प्रतिरोधक का सही क्रम चुने। तो सबसे कम सही है किसमें? सिल्वर में। तो करेक्ट आंसर, और सिल्वर को इधर उधर रखे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर सी निकला। सबसे कम सिल्वर, मरकरी, निकेल, टंगस्टन और सिल्वर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 50 क्या निकला? सी निकला। 50 उनका करेक्ट आंसर जो है वो निकला सी। सी। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है वो 52 पे आते हैं। मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस डिवीजन जो सेल में होता है उसके एनाफेज फर्स्ट जो है ये इस स्टेज पर आकर गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या घटते घटते 23 आधी रह जाती है। मियोसिस डिवीजन के बाद ही मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में जो है ये स्पर्म और ओवम का निर्माण जो है होना शुरू होता है। कब? मियोसिस डिवीजन के पश्चात। ठीक, तो यहाँ पे मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम का निर्माण जो होता है इसी कंडीशन में होता है। और ये मियोसिस डिवीजन जो है ये इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी एनाफेज स्तर पे होगी, एनाफेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 52 का क्या लगा? बी। 52 का करेक्ट जो आंसर आया वो क्या आ गया? बी आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है? ये एक्चुअली में पूछ रहा है।
रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कह रहा है। हृदय की ओर विपरीत मतलब उल्टा, हृदय से निकल के फिर आ रहा है। यानी वो जब हृदय से निकल के जाएगी, हृदय से निकली जब पहले हार्ट से, वो तो शुद्ध रक्त होगी, क्योंकि फेफड़ा जो है उसको शुद्ध करेगा। ठीक है, तो वो शुद्ध निकलेगी। तो शुद्ध तो हमेशा धमनी में बहती है ना, आर्टरी में। ठीक, और फिर जब बह के पूरा वो इस तरफ आती है तो वो अशुद्ध बन जाती है शरीर में पूरा बहने के बाद, और तब वो किससे, शिरा के माध्यम से जो है वो लौट के फिर कहां आती है, हार्ट की तरफ। तो विपरीत दिशा में जो आई वो शिरा से आई, यानी ये जो है शिरा को अब क्या कहेंगे, वेन कहते हैं इसको सर, वेन। ठीक है, इसको आर्टरी कहते हैं। तो शिरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें शिरा जो है 53 का करेक्ट आंसर है सी। यहां से अशुद्ध जो रक्त है वो बह के निकलती है। ठीक है, इसमें से कंडीशन ये होता है कि फेफड़े से जो रक्त है, ठीक है, वो लेफ्ट ऑरिकल जो चेंबर है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल उसके बाद फिर धमनी में गया, वहां से पूरे शरीर में गया, पूरे बॉडी में। शरीर में जाने के बाद फिर ये अशुद्ध हो गया रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त जो है फिर अब उल्टा, अब पहले लेफ्ट में गया था, अब जाएगा कहां, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और अशुद्ध रक्त यहीं कहां आ गया, शिरा में आ गया ये। अब ये आ गया कहां, वेन में, शिरा। शिरा के माध्यम से ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद फिर ये कहां, फेफड़ा, फेफड़ा। यहां से फिर क्या होगा, ये शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद फिर जो है ये वही वाला लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, शुद्ध होने के बाद फिर ये इस तरह से सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है फेफड़े का। ठीक है, इसके तहत जो है हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त शिरा से और शुद्ध रक्त जो है वो धमनी से बहती है। करेक्ट आंसर 53 का क्या निकला, सी। करेक्ट आंसर जो है 53 का वो निकला आपके पास, सी। ये पूरा सिस्टम है, 2 बार इसको पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है। ठीक है, सिर में 29 हड्डियां होती है। इसमें जो ये सर वाला हमारा है इसमें 8 होता है। फेस चेहरा जो है वो 14 होता है। ठीक है, 14 हो गया, 8 14। कान का जो है ये 6 होता है, ये गलत दिया है, अच्छा 6 दिया हुआ है, कान का 6 होता है, लेकिन ये 12 दिया, ये गलत, अच्छा यही है, तो इसका मतलब करेक्ट सी हो गया। ये 8 हो गया, माथा का, चेहरा का 14, कान का 6 हो गया, और कंठ कास्थी 1 हो गया। कंठ कास्थी मतलब ये जो हो गया सर से धड़ को जोड़ने वाला, सर से धड़, जो सर हमारा है इससे जो धड़ जुड़ता हमारा पूरा नीचे का है, ये हमारा एक सबसे बड़ा बोन होता है। ठीक है, सर से धड़ को जोड़ने वाला। कान में एक्चुअली 6 होते हैं, 6 मतलब 3 पेयर्स, इसमें से जो एक पेयर होता है यानी 2 जो हड्डी होती है, ठीक है, ये अस्टेपी के नाम से जानी जाती है, और यही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, एक होता है यहां पे पिक्टोरियल ग्रिडल, ग्रिडल। ठीक है, पिक्टोरियल ग्रिडल, ये जो है कंधे की हड्डी कहलाती है, का नाम होता है, क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा, कंधे की हड्डी पिक्टोरियल ग्रिडल, इसकी संख्या 4। और एक होता है पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, ये एक्चुअली में कमर की हड्डी हो गई आपकी। ठीक है, कमर की जो है वो हड्डी हो गई, और इसकी जो संख्या होती है एक्चुअली में 2 होती है। ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद अगर आप हैंड की बात करें, हाथ एंड लेग, इस दोनों में कितने, 60 60 60 60, 120 तो यही होते हैं। ठीक है, 60 60, तो टोटल जो हमारे पास बन के आएगा, टोटल ये 206 से लेके 208 हड्डी होगी, 206 से 208 होगी। ये दोनों नाम याद रखिएगा, पिक्टोरियल ग्रिडल, ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, ग्रिडल। ग्रिडल, ठीक है, ग्रिडल। ठीक है, पिक्टोरियल ग्रिडल। तो 54 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
अच्छा ये मैथ हो गया, आगे चलिए। ठीक, पीएम मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया? देवघर में किया। करेक्ट आंसर 63 का क्या सी? देवघर में जो है वो पीएम मोदी के द्वारा 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, 63 का सी। 64 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कुल मिला के 5 वर्ष के लिए उस समय जब निर्णय लिया गया था तब से क्वेश्चन पूछा है, 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 2020, ठीक है, इसके लिए 64 का 5। उसके बाद पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? स्वरवेद महामंदिर का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकलेगा? वाराणसी। वाराणसी में मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है, स्वरवेद महामंदिर इसका नाम रखा गया है। कहां पे? बनारस में। 65 के बाद 66 पे आइए। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? हरियाणा। हरियाणा के द्वारा जो है क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया। आइए क्वेश्चन नंबर 67। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति, सुप्रीम कोर्ट की एक कानूनी सेवा समिति होती है, इसके नए अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने जज जस्टिस बी.आर. गवई को बनाया गया है। जस्टिस बी.आर. गवई को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जस्टिस बी.आर. गवई को बनाया गया है। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बहुत पहले ही बन गई थी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी। भारत की कुल अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन है, अकेले ये माइक्रोसॉफ्ट 1 ट्रिलियन की है, एक कंपनी अमेरिका की। आइए क्वेश्चन नंबर 69। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में कुवैती दिनार का नाम आता है, ठीक है। कुवैती दिनार को सबसे मजबूत करेंसी के रूप में जाना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है कुवैती दिनार होती है। और हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? तो ईरान। ईरान ने हाल फिलहाल में अभी भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है ये यहां पे समाप्त होता है।